एक शहर से दूसरे शहर तक रास्ता बनाने का काम चल रहा था। वो रास्ता एक छोटे से गांव से होकर गुजरने वाला था और इसीलिए सरकारी अधिकारियों को उस गांव के मुर्दा घर की जमीन चाहिए थी। उस सिलसिले में गांव के पंचायत ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आने वाले थे। मुखिया तो पंचायत ऑफिस में जल्दी ही पहुंच गए थे, पर सरकारी अधिकारी अभी नहीं आए थे। थोड़ी ही देर में अधिकारी भी वहां आ गए। आइए आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है सर जी। धन्यवाद मुखिया जी। आइए बैठिए, कहिए क्या काम कर सकता हूं मैं आपके लिए। देखिए मुखिया जी, आपको तो पता है कि आपके गांव में जो मुर्दा घर है उसकी जमीन सरकार को रास्ता बनाने के लिए चाहिए। उस रास्ते का फायदा आप गांव वालों को ही होने वाला है, और जैसा भी है पर आखिर में सरकारी काम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ बाधा ना डालें। यही आपके लिए और इस गांव के लिए बेहतर होगा। अरे हम क्यों बाधा डालने लगे सर जी, बस विधायक जी से कहकर हमारे लड़के का काम करवा दीजिए। जी, वो टेंडर का काम? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बस वो टेंडर दिलवा दीजिए। मैं इन गांव वालों को समझा दूंगा कि मरे हुए लोगों को कहीं और दफन कर दे। जी, वो टेंडर का तो हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कल ही विधायक जी से बात की थी, वो मान गए हैं, तो कल से काम शुरू कर सकता हूं मैं। अरे खुशी से कीजिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। मीटिंग खत्म करके दोनों अपने अपने काम पर चले गए। अगले दिन से अधिकारी के देखरेख में काम शुरू हो गया। गांव वाले भी खुश थे कि अब उनको एक अच्छा और पक्का रास्ता मिलेगा। पूरा दिन बिना रुके काम चलता रहा। बड़ी बड़ी मशीनों ने मुर्दा घर पूरी तरह से उधेड़ दिया। हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। उस दिन जमीन से बहुत सारे कंकाल बाहर निकले। उन सारे कंकालों को जलाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा किया गया। पहले दिन का काम पूरा हो चुका था। रात को सारी मशीनें बंद थी और सारे मजदूर सो चुके थे। दूसरे दिन अधिकारी और मुखिया काम देखने आए तो वो हैरान रह गए। कल जो जमीन मशीनों ने उधेड़ दी थी वो आज बिल्कुल सपाट थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारे गड्ढे बुझ गए थे और कंकाल भी अपनी जगह पर नहीं थे। अरे मुखिया जी, हमने काम शुरू किया था और बहुत सारे कंकाल भी निकाले थे जो अब यहाँ नहीं है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये कैसे हो सकता है? सर जी, कहीं जल्दी में आपने दूसरी जमीन तो नहीं उधेड़ दी? अरे क्या बोल रहे हो आप मुखिया जी, हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? फिर ये सब कैसे हो गया? अधिकारी सोच में पड़ गया और उसने अपने सारे मजदूरों को फिर से काम करने का आदेश दिया। पूरा दिन जमीन खोदने का काम चलता रहा, पर इस बार उन्हें एक भी कंकाल नहीं मिला। सारे मजदूर और अधिकारी हैरान हो गए। रात को फिर से काम बंद करके सब सोने के लिए चले गए। अधिकारी जहां रुका था वो एक छोटा सा घर था। वो वहां आराम से सो रहा था। अचानक किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। वो हड़बड़ाकर उठा। इतनी रात गए कौन आया होगा? अधिकारी जल्दी से दरवाजा खोलने गया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर मुखिया बहुत ज्यादा डरा हुआ खड़ा था। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने डरे हुए क्यों हो? सर जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या, आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन कहाँ जाना है ये तो बताइए। मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा, आप पहले जल्दी से मेरे साथ चलिए। मुखिया और अधिकारी दौड़ते हुए मुर्दा घर पर आए। अधिकारी हांफता हुआ यहाँ वहां देखने लगा। सब मशीनें बंद थी, चारों तरफ सन्नाटा था। गड्ढे भी वैसे के वैसे ही थे। अरे क्या हुआ मुखिया जी, आप कह रहे थे कि सब पहले जैसा हो गया, पर यहाँ तो सब ठीक है। मुखिया सामने देखते हुए बड़े ही शांत स्वर में बोला, सर जी, कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। कौन? ये लोग। इतना कह के
मुखिया ने जमीन की तरफ हाथ किया। अधिकारी पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही मुखिया ने हाथ बढ़ाया, जमीन से आत्मस्वरूप कंकाल बाहर आने लगे। उनमें औरतें, आदमी और जानवरों के कंकाल शामिल थे। वो सब जमीन से बाहर निकलकर हवा में खड़े हो गए। अधिकारी वो नजारा देखकर बुरी तरह से डर गया। वो मुखिया की तरफ मुड़ा और उसे कहने लगा, अरे मुखिया जी, भागो यहाँ से, ये सब भूत हैं। अधिकारी ने देखा कि मुखिया अपनी जगह से नहीं हिल रहा था और उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी थी। अचानक मुखिया के अंदर से एक कंकाल बाहर निकला और कंकाल के बाहर निकलते ही मुखिया का शरीर नीचे गिर गया। अधिकारी भागने की कोशिश करने लगा, पर उसे सारे कंकालों ने घेर लिया और उनमें से एक कंकाल आगे आया। तुमने हमारा घर बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मरने के बाद भी तुम सरकारी लोग हमें चैन से जीने नहीं देते। पर कोई बात नहीं, जिंदा लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, पर हम कंकाल तुम्हें सजा देकर रहेंगे। अब तुम्हें और इस मुखिया को हम नहीं छोड़ेंगे। मुखिया को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो कंकालों से घिरा हुआ था। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। सर जी, ये सब क्या है? हम यहाँ क्यों आए हैं और मैं यहाँ कैसे आ गया? मैं तो अपने घर में आराम से सो रहा था। हम सब इस मुर्दा घर के कंकाल हैं, जिनका घर तुमने तबाह किया। अब हम इसका बदला तुमसे जरूर लेंगे, वो भी हमारे तरीके से। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इनकी गलती है। मुझे जाने दो। उनकी आवाज सुनकर सारे कंकाल अपने दांत बजाने लगे। दांतों की आवाज सुनकर मिट्टी का ढेर अपने आप थरथराकर गड्ढे में गिरने लगा और गड्ढे का बुझना शुरू हुआ। जैसे जैसे गड्ढे बुझते गए, मुखिया और अधिकारी की आवाजें शांत होती गई। थोड़ी ही देर में मुर्दा घर के सारे गड्ढे भर गए और अधिकारी और मुखिया हमेशा के लिए जमीन में जिंदा दफन हो गए। गड्ढों के बुझते ही सारे कंकाल चुप हो गए और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाने लगे। उसी के साथ पास में खड़ी हुई गड्ढा बनाने की मशीन भी जमीन में धंसने लगी। मशीन के पूरी तरह से धंसने के बाद जमीन पहले की तरह हो गई। उस हादसे के बाद कोई भी सरकारी अधिकारी वहां नहीं आया और सरकार ने भी उस गांव से रास्ता बनाने का काम बंद कर दिया। इसके पहले भाग में आपने देखा कि कैसे अर्चना उसी फार्म हाउस के सामने थी, जहां कुछ वक्त पहले ही उसके सारे दोस्त मारे गए और अर्चना इसी का सच जानने के लिए वापस से फार्म हाउस के अंदर जाती है। और इस बार वहां घोर शांति थी। जो फार्म हाउस कुछ वक्त पहले रोशनी से चमक रहा था, अब वो एकदम वीरान पड़ा था, जैसे हजारों सालों से यहां कोई ना आया हो। तभी अचानक अर्चना को सामने की सीढ़ी से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आती है। अर्चना बिना कुछ सोचे ऊपर जाने लगती है और सामने बने एक कमरे में चली जाती है। वो कमरा भी वीरान था, उसकी खिड़कियां टूटी और कमजोर सी थी। तभी अचानक ही अर्चना की नजर जाती है उस खिड़की के बाहर, जहां वो देखती है कि उसके दोस्त जिंदा है और इसी घर के बाहर खड़े होकर घर को देख रहे हैं। अर्चना भागते हुए नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त सोफे पर बैठकर बातें कर रहे हैं। अर्चना उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? इतने में ही अभिषेक कहता है, अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हम सब तो कब से यहीं पर बैठकर बातें कर रहे हैं। तुम ही पता नहीं कब से कहाँ गायब थी। कहाँ गई थी तुम? अरे वो सब छोड़ो, आओ बैठकर बातें करते हैं। क्या सच है वो जो मैंने पहले देखा, या फिर ये? इतने में ही नेहा अर्चना का हाथ पकड़कर उसको सोफे पर बैठा देती है और सभी दोस्त बातें करते हैं और हंस रहे होते हैं। इतने में ही डोरबेल बजती है। तब अर्चना एकदम से डर जाती है और कहती है, डोर ओपन मत करो, इतनी रात में कौन ही आएगा? अरे अर्चना डरो मत, कोई पड़ोसी होगा, रुको मैं देख कर आता हूं। ऐसा कहकर नितिन गेट खोलता है। सामने एक कपल होते हैं, रवि और प्रिया। रवि कहता है, देखिए
हमारी कार अचानक ही खराब हो गई एंड यहाँ आसपास कोई होटल नहीं है, तो क्या आज रात हम आपके यहाँ रुक सकते हैं? इतने में अमन एक डरावनी आवाज में कहता है, हाँ बिल्कुल रुक सकते हैं, हम सब भी यहाँ रुक गए हैं। क्या मतलब? इसकी तो मजाक करने की आदत है। हम दोस्त यहाँ पार्टी करने आए हैं, आओ सब एंजॉय करो। अब सभी लोग बैठकर खाते हैं और पीते हैं, लेकिन इन सब में प्रिया देखती है कि अर्चना बहुत डरी हुई है, तो वो अर्चना से कहती है, आप कुछ परेशान लग रही हैं, क्या हुआ है? यहाँ छलावा। इतने में ही नेहा कहती है, अरे कुछ नहीं है, इसने बुरा सपना देख लिया है तब से परेशान है। आप लोग बैठो, मैं किचन से कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अर्चना किचन की तरफ जाने लगती है, और जब वो किचन की तरफ जा रही होती है तो सामने रखे हुए एक शीशे में उसको सोफा साफ दिख रहा था। लेकिन थोड़ा आगे जाते ही अर्चना के माथे से पसीना पानी की तरह बहने लगा। वह वापस शीशे के पास आकर अपने दोस्तों को देखती है। सामने से देखने पर सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन शीशे में देखने पर उसके दोस्त नहीं, वहां उनकी लाश बैठी हुई दिख रही थी। सभी के सर से खून बह रहा था, किसी की आंख नहीं थी तो किसी का सर नहीं था। ये हाल देख अर्चना जोरों से चीखती है और भागते हुए रवि और प्रिया के पास आकर उनको भागने को कहती है। उठो उठो जल्दी और भागो यहाँ से, जल्दी भागो वरना मारे जाओगे सब। अब ये सुन रवि और प्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन अर्चना के दोस्त के चेहरे अभी जो हंसते हुए थे अब अचानक ही गुस्से से भर जाते हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती है। ये देख प्रिया वहां से भागने लगती है और रवि भी गेट की तरफ भागने लगता है। प्रिया और अर्चना तो गेट से बाहर निकल आती हैं, लेकिन रवि के बाहर आने से पहले ही गेट बंद हो जाता है और उसके बाद रवि के चीखने की आवाज आती है और गेट के बाहर खून ही खून हो जाता है। ये देख प्रिया रोने लगती है, लेकिन अर्चना उसको भागने को कहती है और दोनों जंगल में भाग जाते हैं। तो प्रिया रोते हुए अर्चना से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे दोस्तों ने मेरे पति को क्यों मारा? बोलो। वो मेरे दोस्त नहीं है, वो छलावा है जो मेरे दोस्तों का रूप लेकर अभी तक मुझे भी अपने जाल में फंसा कर रखे हुए थे। छलावा किसी का भी रूप ले सकता है। तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो किसी पर भी यकीन मत करना, समझ गई? और तभी एक आवाज आती है, प्रिया कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ, वो छलावा मुझे मार देगा, बचाओ मुझे। भागो यहाँ से, वो छलावा हमारे ही पीछे है। नहीं, वो मेरे पति रवि हैं। ये उनकी ही आवाज है, उनको बचाने चलो मेरे साथ। ये सब झूठ है, ये सब तुम्हें फंसाने के लिए छलावा कर रहा है। मत सुनो उसकी बात, भागो यहाँ से। इसके बाद प्रिया अर्चना के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी मदद करो, ये सच में मेरे पति हैं, बचा लो उनको प्लीज। अर्चना प्रिया की बात मान लेती है और दोनों धीरे धीरे रवि की आवाज की दिशा में जाने लगते हैं और थोड़ी देर में ही उन्हें रवि खून से लथपथ दिख जाता है, जो प्रिया के पास आकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ, वो छलावा मुझे मार देता। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, मेरे साथ चलो, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मालूम है। प्रिया और अर्चना दोनों उसके साथ आगे जाने लगती हैं। तभी अर्चना देखती है कि वो वापस से उसी फार्म हाउस के पास जा रहे हैं, लेकिन रास्ता अलग है। अर्चना समझ जाती है कि ये रवि नहीं, छलावा है। तभी अर्चना पास में पड़ा एक डंडा लेती है और पूरी ताकत से रवि के सर पे दे मारती है, लेकिन उस चोट से रवि को कुछ नहीं होता। यह देख अर्चना और प्रिया दोनों रवि से दूर हो जाती हैं और समझ जाती हैं ये छलावा है, और दोनों वहां से भागने लगती हैं। भागते भागते दोनों जंगल से बाहर निकल आती हैं। अर्चना की हालत काफी खराब हो गई थी, इसलिए वो जंगल से बाहर आते ही बेहोश हो जाती है और अचानक ही उसकी आंख अस्पताल में खुलती है और अर्चना कहती है, छोड़ो मुझे, जाने दो, मत मारो मुझे, जाने दो। वहां के डॉक्टर उसको शांत करते हैं और बोलते हैं, देखो तुम जंगल के रोड पे हमें बेहोश पड़ी मिली थी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अर्चना अपने साथ हुआ सब कुछ बता देती है। यह सुन डॉक्टर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं।
लेकिन वहां का एक कंपाउंडर अर्चना से कहता है, मुझे पता है जो तुम्हारे साथ हुआ वो कितना डरावना रहा होगा। अच्छा है तुम वहां से बचकर आ गई। तभी अर्चना को याद आता है कि उसके साथ तो प्रिया भी थी। वो कहती है, मेरे साथ एक लड़की और थी, प्रिया। वो कहाँ है? ठीक है वो? नहीं, तुम वहां अकेली थी, तुम्हारे साथ वहां कोई नहीं था। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना अस्पताल से अपने घर जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी वो अस्पताल में लगा एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें रवि और उसकी पत्नी प्रिया के मिसिंग होने की न्यूज़ थी, जो 5 साल पहले उसी जंगल में गायब हो गए थे। ये देखकर अर्चना समझ जाती है कि रवि और प्रिया दोनों की आत्माओं ने अर्चना की जान बचाई है। गांव के बाहर एक छोटा सा होटल था जिसकी मालकिन एक औरत थी जो हमेशा अपना मुंह छिपाए रखती थी। गांव का कोई भी आदमी वहां पर नहीं जाता था क्योंकि पूरा दिन और रात वो औरत घर घर खाने की डिलीवरी करने जाती थी। पर एक दिन शाम ने उस औरत के होटल के बगल में अपनी एक होटल खोल दी। शाम दिन भर लोगों को होटल में खाना खिलाता और रात को घर पर फूड डिलीवर करता। उसने डिलीवरी करने के लिए मंगू और तानू ये 2 आदमी रखे थे। कुछ ही दिन बाद सारे लोग शाम के होटल में जाने लगे और औरत का होटल सूना पड़ गया। उससे कोई भी फूड डिलीवरी नहीं लेता था। औरत को शाम पर बहुत गुस्सा आने लगा। एक रात शाम अपने होटल में पैसे गिन रहा था, तभी उसे दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अरे कौन है वहां? अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? होटल बंद हो चुका है, कल सुबह आना। धीरे धीरे वो साया बड़ा होता गया और आखिर में वो औरत दरवाजे से अंदर आई। शाम उस औरत को देखकर चौंक गया। ओह तुम, अब बताओ क्या लेने आई हो? तुम्हारी जान। क्या? अरे पागल है क्या तू? चल जा, सुबह बात करेंगे। अपना होटल बंद करो वरना मारे जाओगे। शाम ने डरते हुए कहा। तू अकेली औरत मुझे मारेगी? जा जा, नहीं करता बंद। शाम की बात सुनकर औरत को गुस्सा आया और उसने अपना घूंघट उठाकर अपना असली चेहरा शाम को दिखाया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लग रहा था। धीरे धीरे उसका सारा शरीर भयानक दिखने लगा और वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई। उस चुड़ैल को देख शाम डरकर भागने लगा। चुड़ैल ने उसका पीछा किया पर शाम रसोई घर में जाकर छिप गया। चुड़ैल ने उसे ढूंढकर हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम खुद भी खाओ। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। उसने रसोई घर में जितना भी खाना था सारा शाम को खिलाना शुरू किया। जैसे जैसे खाना शाम के पेट में जा रहा था उसका पेट फूलता गया। थोड़ी देर बाद शाम खाने से इनकार करने लगा क्योंकि उसका पेट बहुत फूल रहा था, पर चुड़ैल उसे जबरदस्ती खिला रही थी। अंत में शाम का पेट इतना भर गया कि वो एकदम से फट गया। शाम का खून और शरीर के टुकड़े सारे रसोई घर में बिखर गए। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पर उड़ा और वो उसी हालत में जोर जोर से हंसने लगी। मंगू और तानू अपनी अपनी साइकिल पर फूड डिलीवरी करने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें सामने से एक साया उनकी तरफ आता दिखा। मंगू ये देखकर डर गया। अरे सामने भूत है,
चल वापस चलते हैं। अबे भूत नहीं, गांव का ही कोई है। खाना कब तक मिलेगा ये पूछने आया होगा। चल। दोनों ही आगे बढ़ते रहे और वो साया भी उनके नजदीक आता गया। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गया। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो दोनों वहीं पर बीच रास्ते में खड़े थे कि अचानक से ऊपर से वो औरत उनके सामने उड़ती हुई नीचे आई। मंगू डर के मारे चिल्लाने लगा। चुप हो जाओ, ये सब खाना मुझे दे दो और भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। ये गांव वालों का है और मालिक ने हम पर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो तुम्हें भी तुम्हारे मालिक के पास भेजना पड़ेगा। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गया, पर तानू भागते भागते नीचे गिर गया। चुड़ैल तानू को मारने के लिए आगे बढ़ी। चुड़ैल ने तानू को हवा में उठा लिया और दोनों साइकिल उस पर दे मारी। इसकी वजह से तानू बहुत घायल हुआ, पर मरा नहीं। उसको जिंदा देखकर चुड़ैल ने फिर से दोनों साइकिल उस पर फेंकी और उसे अधमरा कर दिया। तानू का बहुत खून बहने लगा और आखिर में चुड़ैल ने तानू को जान से मारने के लिए उसे एक पत्थर पर फेंक दिया। सर पर चोट लगने की वजह से तानू वहीं पर मर गया। चुड़ैल ने सारा खाना लिया और एक एक करके उसे देखने लगी। इन गांव वालों ने मेरा खाना ठुकरा कर इस खाने को पसंद किया। अब तो उन्हें ये खाना खिलाना ही पड़ेगा। चुड़ैल ने सारा खाना जमीन पर रखा और हाथों को उस पर रखकर जादू करने लगी। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथों से धुआं निकलने लगा और वो पूरे खाने पर फैल गया। ये देखकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। अब मजा आएगा। चुड़ैल वो सारा खाना लेकर गांव में आई और एक घर के सामने आ पहुंची। वो दरवाजा खटखटाने लगी। एक आदमी ने वो दरवाजा खोला। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। मगर हमने तो तुमसे नहीं, शाम से खाना मंगवाया था। ये उसी होटल का है, बस मैं देने आई हूँ। वो आदमी खाना लेकर अंदर चला गया और उसी तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बनकर एक एक घर में जाकर खाना देने लगी। जितने भी लोगों ने खाना मंगवाया था वो सब खाना खाकर जो सो गए तो सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि उस चुड़ैल ने उस खाने में जहर मिला दिया था। उस हादसे के बाद लोगों ने चुड़ैल के होटल से खाना मंगवाना बंद कर दिया।